Hello students, good morning to all. In today's video we are going to start our second chapter, that is forms of business organization. तो स्टूडेंट्स आप देखते होंगे जनरल लाइफ में कि डेली रूटीन में जो भी आप बिजनेस देखते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि कोई बिजनेस बिल्कुल छोटा है जो कि अपने एरिया तक सीमित है। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें काफी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या 2-3 मालिक मिलके काम कर रहे हैं। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ काम कर रहे हैं अपने मेंबर्स के लिए, मेंबर्स को अपना सामान वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं और वो खुद कोई प्रॉफिट नहीं कमाते, जैसे एनजीओ हो गए। ऐसे ही कई बिजनेस बहुत बड़े होते हैं जो कि मोर देन वन नेशन, एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में फैले हुए हैं, या फिर ऐसे बिजनेस भी हो सकते हैं जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेटों में काम कर रहे हैं। तो ये सभी आप जो देखते हो, एक सिंगल छोटे दुकानदार से लेके एक बड़ी कंपनी तक, ये सभी क्या होते हैं, फॉर्म्स होती हैं अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ forms of business organization, namely first one is sole proprietorship, second one is joint Hindu family business, third one is partnership, cooperative societies, and the last one is joint stock कंपनी। आप देखते हो, देखिए डेली रूटीन में आपको ऐसे दुकानदार मिलते हैं जो अपनी दुकान कर रहे हैं और वही ओनर है, सारा सामान भी वही खरीदना, बेचना, पैसे लगाना, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। सोल प्रोप्राइटरशिप। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग दे देता हूं, उसके बाद मैं डिटेल में करवाऊंगा ये सारे टॉपिक आपको। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इंडिया में सबसे ज्यादा प्रिवेल करता है और सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जिसमें होता क्या है, एक हिंदू फैमिली है और उसमें सभी इकट्ठा बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस है जिसमें सभी फैमिली मेंबर ही एंगेज है। पार्टनरशिप, जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन आपस में कोलैबोरेट हो जाते हैं, एक कॉमन बिजनेस में कुछ पैसा पूल करते हैं और प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि मेन नाम से क्लियर है ये सारी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेन एम क्या है, कोऑपरेशन, अपने मेंबर्स को सर्व करना है, ठीक है। लास्ट वन इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट सभी की मिलजुली, स्टॉक मतलब छोटे छोटे अमाउंट शेयर्स जो लोगों ने खरीदे हुए हैं, कंपनी बनी हुई है। मतलब ये सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें काफी ज्यादा पैसा होता है और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं। इनके बारे में मैं सभी के बारे में डिटेल में आपको इस चैप्टर के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा फर्स्ट फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, नाम से देखिए, सोल मीन्स ओनली, सोल मीन्स ओनली, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें अकेला ओनर है एंड ही इज द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द फंड्स, बेयरिंग रिस्क एंड कैरी आउट ऑल दी ऑपरेशंस। कि बिजनेस में पैसा भी खुद ही लगाएगा, सारा रिस्क भी खुद ही बियर करेगा और जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं उन्हें चलाएगा भी कौन, ये अकेला ही। तो दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। आप अपने इर्द गिर्द काफी जगह ऑब्जर्व करते होगे, आप एक इवनिंग में जा रहे हो, अपने नोटबुक लेने जा रहे हो, पेन लेने जा रहे हो, या फिर ग्रोसरी स्टोर से आप ग्रोसरीज लेने जा रहे हो घर की,
पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, आप छोटी मोटी दुकानों पे जाते हो, जो सामान लेते हो, वो होते कौन है? बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने दुकानों के बाहर लिखा हुआ देखा होगा, नेम के साथ लिखा हुआ PROP डॉट प्रॉप। उस प्रॉप का मीनिंग होता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मींस ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, इसके बारे में क्या फीचर्स हैं, क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या लिमिटेशन है। जब भी आप अपने बिजनेस के लिए ऑप्ट करोगे तो आपके पास वेरियस चॉइस होती हैं कि आप अपना बिजनेस कौन सा ऑप्ट करना चाहते हो। वेदर दिस इज अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, जॉइंट इनटू फैमिली, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग मैंने बताया, जिसमें सिंगल ओनर होगा, वही रिस्क बियर करेगा, वही सारी एक्टिविटीज को कैरी करेगा और वही प्रॉफिट रिसीव करेगा। अब मीनिंग के बाद इसकी क्या क्या फीचर्स की बात करते हैं। देखिए, फीचर्स में सबसे पहले बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन बनता कैसे है बिजनेस? इस बिजनेस को बनाने में कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, कोई ज्यादा लाइसेंसेस नहीं लेने पड़ते। आपने एक दुकान खोलनी है, वो आपने खुद के पैसे की दुकान खोलनी है, एक्सेप्ट फ्यू। कोई खास बिजनेस हो गया जैसे मेडिकल वगैरह का, वो अलग है, लेकिन उसके अलावा आपको ये इजिली फॉर्म हो जाते हैं। ना इसमें कोई लाइसेंस लेने की जरूरत है, ना कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो फॉर्मेशन क्या है इसकी? इसके अंडर मैं लिख देता हूं इजी फॉर्मेशन। ठीक है, फीचर्स में बात कर रहे हो कि फॉर्मेशन कैसी है। फॉर्मेशन में आपने अंदर, जब भी आपसे कोई फीचर वगैरह पूछी जाए तो आपने हेडिंग बना के, जैसे ये हेडिंग बनाई है, इसके अंडर आगे डिफाइन करना आपने कि फॉर्मेशन और क्लोजर में क्या है। इजी है। अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हो तो इजिली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप में, और अगर आप बिजनेस बंद करना चाहते हो वो भी इजिली कर सकते हो। उसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा नहीं होती, कोई स्पेशल एक्ट इसमें गवाह नहीं करता कि हमने उस एक्ट के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन या बिजनेस खोलना है। इसमें कोई स्पेशल एक्ट गवाह नहीं करेगा। सेकेंड वन इज लायबिलिटी। लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? दायित्व, देनदारी। किसी भी बिजनेस में अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, देखिए ओनर क्या है? एक ही है। उसमें जो लायबिलिटी रहती है ओनर की, वो क्या है? अनलिमिटेड। इसमें से केस स्टडी पूछ लेते हैं आपको। अनलिमिटेड लायबिलिटी डिफाइन करता हूं मैं। सपोज बिजनेस को लॉस हो जाता है तो वो लॉस ओनर को पे करना पड़ेगा, चाहे उसके पास सफिशिएंट बिजनेस में पैसे हैं या नहीं। वो ये नहीं बोल सकता कि लॉस बिजनेस का था और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। गवर्नमेंट मानती है कि बिजनेस और वो दोनों एक ही हैं, तो उसकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस में इतने ज्यादा लॉस हो जाए जो कि वो बियर नहीं कर पा रहा, तो उसे अपनी पर्सनल संपत्तियां, जिनको असेट्स बोला जाता है अकाउंट्स में, आपने पढ़ा होगा ये, अपनी पर्सनल असेट्स को सेल करके भी उसको बिजनेस के डेट्स हैं वो पे करने पड़ेंगे। और इसी को बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसमें कोई लिमिट नहीं होती लायबिलिटी की। जो बिजनेस ने लॉस दे दिया, आप देखते हो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो सिंगल ओनर होते हैं, लेकिन वो एकदम से डाउनफॉल आ जाता है उनका और बोल देते हैं कि उनका सब कुछ बिक गया। रीजन क्या है? क्योंकि सोलो प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अगर लॉस हो जाता है तो एकदम से सारा लॉस उसको अपनी पर्सनल असेट्स बेच के भी पूरा करना पड़ता है। आप देखते हो बैंक वगैरह ऑप्शन करवा देते हैं असेट्स की, वो इन्हीं केस में करवाते हैं जब ज्यादा लोन लिए हो और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, क्योंकि लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। थर्ड फीचर की बात करें अगर इसमें, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के अंडर आप क्या लिखोगे फीचर में कि ये बिजनेस तब तक है जब तक ओनर है, ये लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इन केस ओनर डाइज, अगर ओनर की डेथ हो जाए, इंप्रिजनमेंट हो जाए, इंसेनिटी हो जाए,
सभी केसेस में बिजनेस क्या हो गया, बंद हो गया, क्योंकि बिजनेस किससे रिलेटेड था, ओनर से रिलेटेड था। अगर ओनर है तभी बिजनेस है, अगर ओनर ही नहीं है तो बिजनेस भी खत्म है। इसके बाद नेक्स्ट है नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी, सेपरेट अलग, एंटिटी मींस ओनर। बिजनेस है जो ओनर से अलग नहीं माना जाता, ओनर और बिजनेस दोनों सेम है। इसके बारे में केस सुनिए, अगर इसका फायदा कब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूं इसकी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अलग है, मालिक अलग है। जैसे कोई भी कोका कोला कंपनी की हम बात करते हैं, अगर उसके प्रोडक्ट में से कोई ऐसी चीज निकलती है हैजार्डस और उसके अगेंस्ट केस फाइल हो जाता है, तो उससे ओनर को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओनर अलग है, कंपनी की एक अलग एग्जिस्टेंस है इन आइज ऑफ लॉ। कानून की नजर में ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, तो उस केस में केस किसके अगेंस्ट फाइल होगा, कंपनी के अगेंस्ट, ना कि ओनर के अगेंस्ट। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मालिक भी वही है, बिजनेस भी वही है। अगर बिजनेस से कोई भी कमी या गलती मिस्टेक होती है, उसके लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, ओनली पर्टिकुलर बिजनेसमैन। जो भी बिजनेसमैन है वही इसके लिए क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मिस्टेक ऑफ बिजनेस should be borne by owner, कि ओनर ही सारी लाइबिलिटीज को बियर करता है। अगर बिजनेस से कोई भी गलती होती है, लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है, वो सारी किसको बियर करनी पड़ेगी, ओनर को। और इसमें फीचर्स है जो इस साइड लिख रहा हूं, फिफ्थ फीचर है सोल recipient of profits and risk bearer। ये सोल प्रोप्राइटरशिप की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें गिवन क्या है, सोल रिसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट्स, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होंगे उसका रिसिपिएंट ये अकेला ही है। जो ओनर होगा सारे के सारे प्रॉफिट्स उसको ही जाएंगे, क्योंकि वो सोल रिसिपिएंट है। ऐसे ही रिस्क है, रिस्क उसके साथ कोई भी शेयर नहीं करने वाला, सारे का सारा रिस्क उसको खुद को बियर करना पड़ेगा। लास्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज करना है किसके हाथ में है, सिर्फ उसी, क्योंकि वो सिंगल ओनर है, वही है जो बिजनेस को ऑन करेगा, कंट्रोल करेगा और मैनेज करेगा। क्योंकि ऑनर वो खुद है, तो किसी के दूसरे के हाथ में कंट्रोल नहीं रहता, सारा काम वो खुद कर रहा है, तो बिजनेस को कंट्रोल भी मेन जो कंट्रोल करने वाला है वो खुद ही होता है इस केस में। तो ये थी कुछ फीचर्स मतलब उसके बारे में हमने कुछ चीजें बताई हैं। फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत इजी है। लायबिलिटी क्या रहती है सोल प्रोप्राइटर की, अनलिमिटेड। इट मींस कि अगर बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं तो एसेट्स भी बेचनी पड़ सकती हैं उसको, अगर लॉसेस हो जाते हैं। थर्ड वन इज कंटिन्यूटी। बिजनेस में कंटिन्यूटी नहीं रहती, रीजन बीइंग क्योंकि अगर डेथ हो जाए, इंसेनिटी हो जाए या इंप्रिजनमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए इनमें से, तभी बिजनेस बंद है उसका। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जैसा कि कंपनी के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ओनर के साथ ही बिजनेस है। अगर ओनर नहीं है तो कोई बिजनेस नहीं है। सोल रेसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क बीयर, इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं है कि प्रॉफिट सारे के सारे उसको खुद को मिलेंगे और रिस्क भी वो खुद बियर करेगा। लास्ट वन इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कि सारा बिजनेस वो खुद कंट्रोल करता है और खुद ही मैनेज करता है। अब इसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप में मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, एक छोटी सी स्टोरी है कोका कोला कंपनी की। आप सभी काफी यूज टू हो, उसके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो आप। कोका कोला बीवरेज कंपनी है। जब ये कंपनी स्टार्ट हुई, जॉन स्मिथ पेमेंटन
इन्होंने 1886 में, ये एक फार्मासिस्ट थे, इन्होंने सिरप बनाया इसके लिए। उस टाइम पे उनको नहीं पता था वो फार्मासिस्ट थे, जस्ट एक सिरप बनाया उन्होंने, और उस सिरप को वो आगे एक अपने फ्रेंड के पास लेके गए जो कि फार्मासिस्ट ही था, और उन्होंने वो लैब में टेस्ट किया और उन्होंने देखा कि वो बहुत अच्छा सिरप बना था, एक बीवरेज था। उन्होंने उसका नाम रखा एक्सीलेंट और 5 सेंट में बिकता था। वो उस टाइम पे बिजनेस था जो सोल प्रोप्राइटर ही था। बाद में उन्होंने 1887 में इस बिजनेस को अटलांटा में, आगे जॉर्जिया में, जो जे कैलेंडर को बेच दिया। और वो क्योंकि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपनी 1889 में एक एडवर्टीजमेंट भी दी और उन्होंने इसका नेम चेंज किया एक्सीलेंट से, फिर नाम रखा कोका कोला, कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है मेरा कोका कोला का। 1891 में उन्होंने अपनी सारा स्टेक ले लिया था इस बिजनेस का, और 1892 में ये कंपनी बनी। देखिए बिजनेस कहां से स्टार्ट हुआ, सोलो प्रोप्राइटरशिप से, और कंपनी कब बनी, 1892 में। तो आप डिपेंड करते हैं कि आपको कौन कौन सी फीचर अच्छी लगती हैं, क्या आपको बेनिफिट है, किस तरह का बिजनेस आप खोलना चाहते हो, उसके बिहाफ पे आप अपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करते हो। जो इनिशियल बिगिनर्स होते हैं, कम पैसे से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो सोल प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस स्टार्ट करेंगे अपना। फिर बाद में जैसे जैसे जरूरत उनकी एक्सटेंड होती रहती है, नीड फेल्ट होती है उनको, फिर वो आगे अपने बिजनेस को बढ़ाते रहते हैं और अपनी बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर सकते हैं, जैसा कि कोका कोला कंपनी ने किया। वो पहले सोल प्रोप्राइटरशिप थे, बाद में कोका कोला कंपनी बनी उनकी 1892 में, 6 साल बाद। अब फीचर्स के बाद हम पढ़ते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशन है। बेनिफिट्स की बात करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के। देखिए जब अकेले का बिजनेस होता है तो मेन बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि कंट्रोल वो खुद करता है, और डायरेक्ट इंसेंटिव है, ये मैं बता ही देता हूं आपको। फर्स्ट बेनिफिट इज डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव इसका मीनिंग क्या है कि प्रॉफिट उसको मिलेंगे खुद, सिर्फ वही है जो प्रॉफिट को शेयर करेगा, उसे अपने प्रॉफिट्स किसी के साथ नहीं बांटने हैं क्योंकि वो खुद अपना बिजनेसमैन है। तो उसको मोटिवेशन है जो अपने आप मिलती रहेगी, जितने उसके पास प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे उतना वो काम ज्यादा करने के लिए मोटिवेट होगा। डायरेक्ट इंसेंटिव है, जितना ज्यादा काम करेगा उतने ज्यादा उसे प्रॉफिट मिलेंगे, जितना कम काम करेगा उतने कम प्रॉफिट मिलेंगे। तो उसको मोटिवेशन की जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है उसकी जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि मोटिवेशन उसको डायरेक्ट मिलती रहती है, किससे, प्रॉफिट से। सेकेंड वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग क्या है, इंफॉर्मेशन, उसको अपने बिजनेस के सभी जो भी सीक्रेट्स हैं वो उसको खुद को पता है, उसको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बड़े बिजनेस में होता है, एम्प्लॉइज को हमारे सीक्रेट्स पता लग जाते हैं और वो बाद में हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में वो बिजनेस को खुद मैनेज कर रहा है, तो उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन सीक्रेट है वो उसके पास खुद रहेगी और उसको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, तो सीक्रेसी बनी रहती है। थर्ड वन इज क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए बिजनेस है छोटा, ऑनर है एक, आप अपनी फैमिली में ही देख लीजिए, अगर आपके पास आपकी फैमिली में एक सोल मतलब कि डिसीजन मेकर है और वो किसी से पूछता नहीं है, तो क्या होगा, बहुत जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन अगर उसे सभी से सलाह मशवरा करना पड़े, एडवाइस देनी पड़े, तो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है प्रोसेस। तो सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, अकेला बिजनेसमैन है, उसने जो भी डिसीजन लेने हैं चाहे वो गलत है या सही है, लेगा वो अकेला खुद ही। तो क्विक रहती है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में कोई अनवांटेड डिले नहीं होता, बिजनेस इजिली ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। इसका मीनिंग क्या रहता है कि सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, जब बिजनेस खुद बनाया जाता है और उसको एक ग्रोथ तक हम लेके जाते हैं तो हमें अचीवमेंट की सेंस आती है कि हमने कुछ चीज अचीव की है। इससे हमें सेंस ऑफ एक अकम्प्लिशमेंट की
एक अंदर से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमने कोई चीज अचीव की है, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होता है। लास्ट पॉइंट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन। ईज ऑफ फॉर्मेशन में है कि इसको सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को बनाना बहुत ज्यादा इजी है। कोई हार्ड एंड फास्ट या गवर्नमेंट की लीगल रिस्ट्रिक्शन इसमें बहुत कम होती हैं। कोई सेपरेट एक्ट नहीं है जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा या उसकी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसमें ये काफी हमारे लिए इजी हो जाता है बिजनेस को स्टार्ट करना, अगर हम अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये थे सारे बेनिफिट्स। मैं एक बार दोबारा रीड कर देता हूं। डायरेक्ट इंसेंटिव कि जिसमें बेनिफिट मोटिवेशन मिलती रहती है उसको, कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन है उसकी खुद के पास रहेगी, लीक नहीं होगी। क्विक डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती है, किसी से पूछना नहीं है उसको। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कि उसे एक इंटरनेसिक मोटिवेशन मिलती है, एक प्राउड फील होता है कि उसने एक बिजनेस को अचीव किया। ईज ऑफ फॉर्मेशन कि उसने अपना एक बिजनेस बनाना है, वो सबसे ज्यादा इजी है इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट इसके अंदर हम टॉपिक कर रहे हैं कि व्हाट आर द वेरियस लिमिटेशंस। देखिए कोई भी चीज है उसकी अगर प्रोस है तो कॉन्स भी होंगे, बेनिफिट्स हैं तो लिमिटेशंस भी होंगी। तो इसकी लिमिटेशंस क्या क्या रहती हैं? देखिए मेन लिमिटेशन क्या रहेगी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल वर्ड आ जाता है, अकेला है, उसके पास हर चीज क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। हर चीज लिमिटेड है, जैसे कि लिमिटेड रिसोर्सेज। सबसे बड़ी बात लिमिटेड रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है कि उसके पास जो फंड्स हैं वो लिमिटेड हैं। अपने खुद के पैसे लगाने होते हैं, उसको बोरो ज्यादा नहीं कर सकता वो। तो जो फंड उसके पास है, अगर उसको बिजनेस एक्सपेंड करना पड़ जाए, एकदम से पैसे नहीं मिल पाते उसको, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है और नए बिजनेसमैन को पैसे बाहर से बोरो करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप की कि इसमें रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रहते हैं। सेकेंड लिमिटेशन हम देख सकते हैं, लिमिटेड लाइफ। ये भी एक लिमिटेशन है। आपको देखिए मैंने फीचर्स में बताया था कि कंटिन्यूटी नहीं रहती, लैक ऑफ कंटिन्यूटी है। एक मैंने बताया था कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ओनर का बिजनेस से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो लाइफ क्या है, बिजनेस की लिमिटेड है। एक बार ओनर है तो बिजनेस है, अगर ओनर की डेथ हो जाती है, इंसैनिटी हो जाती है, इंप्रिजनमेंट हो जाती है, कुछ भी हो जाता है ओनर के साथ, तभी बिजनेस क्या है, खत्म हो जाता है वो, क्योंकि बिजनेस है वो ओनर के साथ है। अगर ओनर नहीं है तो बिजनेस नहीं है। थर्ड वन इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। इसमें क्या रहता है कि अकेला बंदा, आपने देखो देखते ही हो, कोई भी अगर डिसीजन ऐसे हैं जो कि हमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है उनमें, या कोई भी डिसीजन ऐसे हैं जिसमें प्रॉब्लम आ जाती है और हमें मैनेजरियल कैपेसिटी अच्छी चाहिए, लेकिन अकेला पर्सन है तो अकेला कभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेले बंदे को अगर डिसीजन लेने पड़ जाए तो वो कभी ना कभी कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि मैनेजरियल स्किल क्या उसकी अकेले की है। लेकिन अगर 2 या 3 बंदे हों जो मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वो एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। तो ये भी एक लिमिटेशन है, मैनेजरियल लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। एक और लिमिटेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। In case of losses, he may have to sell his personal assets to repay the losses of the business. अगर उसके बिजनेस में लॉस हो जाते हैं तो उसको अपनी पर्सनल असेट्स हैं जो वो भी बेचनी पड़ सकती हैं अपने बिजनेस के लॉस को पूरा करने के लिए, अपने बिजनेस के लॉस को खत्म करने के लिए उसे अपनी पर्सनल असेट्स भी बेचनी पड़ सकती हैं। आपको आज के लेक्चर में मैंने पढ़ाया क्या क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग, फिर हमने पढ़ा फीचर्स क्या क्या उसकी, फिर मेरिट्स, फिर डीमेरिट्स या फिर लिमिटेशन। आपको सीबीएसई में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज। केस स्टडीज कैसे, देखिए
जैसे फीचर्स में हमने बात की अनलिमिटेड लायबिलिटी की, आपको केस दे देंगे कि ए बी सी एक बिजनेसमैन था, कोई भी XYZ, और उसने अपना बिजनेस खोला हुआ था, एकदम से उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ भी जैसे अब कोरोना है, पैंडेमिक फैला हुआ है, इस वजह से उसका बिजनेस बंद हो गया और उसका जो स्टॉक पड़ा था 20 लाख का, जो कि पेरिशेबल गुड्स थी, खराब होने वाली गुड्स थी, वो गुड्स खराब हो गई और जब लॉकडाउन खुला तो उसका बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया और उसके जो 20 लाख रुपए का सामान था वो भी उसने बोरो किए हुए थे, तो उसका बिजनेस एकदम से नुकसान में चला गया। तो अब उसको अपनी पर्सनल असेट्स जो कि बैंक में एफडी थी, अपने ज्वेलरी थी, वो सारी सेल आउट करके उस बिजनेस को लॉस को फुलफिल करना पड़ा। तो इसमें आपने फीचर बतानी है कि कौन सी फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दिस इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर उन्होंने 3 मार्क्स में दिया हुआ है अनलिमिटेड लायबिलिटी, आपने हेडिंग लिख के उसको आगे डिफाइन करना है कि कैसे है। ऐसे ही एक और केस स्टडी बताता हूं कि आपको सिंपली वो दे दें कि दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज गवर्न्ड बाय नो एक्ट एंड इट इज वेरी इजी टू फॉर्म एंड क्लोज, सोल प्रोप्राइटरशिप है। फीचर्स में से कुछ भी पॉइंट दे सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड, या फिर कुछ कि XYZ बिजनेस था, उन्होंने एक ही पर्सन का बिजनेस था और जब भी उसको एक कंपनी ने ऑफर दिया कि आप हमारे लिए इतना सामान बना दो, लेकिन आपको अभी हमें जवाब देना पड़ेगा विद इन 1 डे, तो उसने तुरंत अपना जवाब दे दिया और उसने सामान बना के प्रॉफिट अर्न कर लिए। इसमें कौन सी बेनिफिट था, क्योंकि उसको पूछना नहीं पड़ा किसी से, क्विक डिसीजन मेकिंग। आपको इस तरह की केस स्टडीज आएंगी और आपको आइडेंटिफाई करना। मेन केस स्टडीज रहती हैं इसमें, जो कि एक तो अनलिमिटेड लायबिलिटी से केस स्टडी बन जाती है, एक केस स्टडी आपको बन जाती है जहां पे सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट से क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम, कॉन्फिडेंशियलिटी और सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऐसे ही कोई भी केस स्टडी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आपको बुक में से ही आएगी, वो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। केस स्टडी आप इजीली क्रैक कर लोगे, जैसा कि मैंने पहले भी काफी बार बोला। आज के लेक्चर में इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि सभी ने ध्यान से सुना होगा और सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। विद दिस, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।